कर रहा हूँ, मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, आपने एक नया एंगल इसमें लेके आए हैं मॉक ड्रिल का। और गुजराती माइंड है, आप ही कह रहे हैं कि कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी टाइप का वो एक ड्राई रन हो सकता है इस टाइप का, या जो भी कहें आप इसको। कुछ भी हो सकता है, जब तक पूरी जांच ना हो तब तक तो कुछ कहना मुश्किल है। मैं अशोक जी कहना के पास मुश्किल है, आता हूँ। कहना जी, मुश्किल मैं है। अशोक जी के पास आता हूँ। आपने हमारे गुजरात के मित्र हिमांशु जी, जो कि बिजनेस एनालिस्ट है और काफी सूक्ष्म पकड़ है उनकी चीजों के ऊपर, वहां बिजनेस के ऊपर। ये जो घट रहा है इस टाइम भारत के अंदर, जो हो रहा है, और प्रतिष्ठा को तो धक्का लगा है, देश की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा है, उनकी अपनी प्रतिष्ठा को धक्का लगा है, लोगों के परसेप्शन जो है, करोड़ों लोगों के जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी डैश हुए हैं। तो क्या वास्तव में एक ये मॉक ड्रिल हो सकता है जहां पे एक व्यक्ति अपनी पूरी प्रतिष्ठा को ही दांव पे लगा दे, या फिर ये चीजें समझ नहीं पाए, या फिर इन्होंने हिंडनबर्ग को एक बहुत छोटे से एक राइवल के रूप में समझा कि जैसे हिंदुस्तान में कोई होता तो उसको तो मैं खत्म कर देता, लेकिन शायद वहां की मोरालिटी और वहां की, हालांकि वो भी इतने मोरल नहीं है, लेकिन शायद वहां के जो सीरियस डैमेज वो कर सकते थे आपके ऊपर, ये शायद उसको समझ नहीं पाए उस मामले में। मैं मुझे आता हूँ मुझे सिर्फ हिमांशु जी। सिर्फ एक लाइन में बोलना है। जी देखिए, मैंने जी व्हाइट्स के साथ भी काम किया है। व्हाइट्स आर द लेजिएस्ट कम्युनिटी ऑन द अर्थ। ये जो जो 25,000 वर्ड का रिपोर्ट है ना सरकार, आई थिंक इट इज अ पेन ड्राइव डाउनलोडेड रिपोर्ट। और उसके जी बाद शॉर्ट सेलिंग को लेके जो चीजें हुई हुई है, व्हाइट्स विल नेवर वर्क, ट्रस्ट मी, एंड दिस लेवल ऑफ रिपोर्ट दे विल नेवर वर्क। आई वाउच ऑन जी योर चैनल एज अ जर्नलिस्ट, आई हैव वर्कड विद व्हाइट्स। जी जी अशोक जी, आपकी हाँ, ऑब्जर्वेशंस। देखिए सुधांशु जी की, सॉरी, हिमांशु जी की ऑब्जर्वेशन अपने जगह पे हो सकती है, वो वहीं के है और मैं मानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा मॉक ड्रिल से अलग समझता हूँ। ये मॉक ड्रिल जो उन्होंने उदाहरण दिया पोर्ट का, ये सिर्फ वही नहीं होता है, कई जगह होता है। अक्सर मैंने देखा कि कोई आदमी अपने घर पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लेता है और फिर उसको लगता है ये गिर जाएगा, कोई आएगा सरफिरा गिरा देगा। तो जब भी अपना फ्रेंडली ऑफिसर आता है, उसी से नोटिस दिलवा के पेनल्टी एक जनरेट होती है और पेनल्टी दे के उसको लीगलाइज करता है। ऐसी कॉलोनियां लीगलाइज्ड होती है। लेकिन ये कोई पोर्ट का मसला नहीं है, ये पूरे ग्रुप का मसला है, ये क्रेडिबिलिटी का मसला है। ये मसला उस पॉलिटिकल पार्टी तक जाता है जिसने इस कारपोरेट हाउस को ग्रूम किया है। इसमें सिर्फ मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी टेस्टिंग कर रहे होंगे कि ये यदि बदनाम होता है तो मुझ पे कितने छींटे आएंगे। सवाल है कि विपक्ष एक नरेशन गढ़ने का प्रयास कर रहा है और राहुल गांधी लगातार बोलते हैं कि हम दो और हमारे दो। और आज आप आम आदमी को भी पूछो तो बोलता है नहीं, अडानी जी का कुछ नहीं हो सकता, मोदी जी, भैया मोदी जी का बेटा है, वो कहां से होगा, सरकार का दामाद है, कहां से होगा। मतलब लोग सरकार से जोड़ते हैं इनको। हिडनबर्ग रिपोर्ट में बिल्कुल मानता हूं कि वो कोई नई चीज नहीं है। हिडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे यहाँ बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम या इंडियन एक्सप्रेस ने समय समय पे ये उछाली हुई है, इसके ऊपर रिपोर्ट हुई है। इट्स अ कंपाइलेशन। हिडनबर्ग रिपोर्ट ये यूं ही कोई समाज सेवा या कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं, इट्स अ स्ट्रेटेजिकली प्लान मूव। द क्वेश्चन इज बाय हुम। द आंसर कैन बी द पीपल बेनिफिटेड बाय दिस। अडानी जी से जाने से कितना बेनिफिट हो जाता, क्योंकि अडानी, गौतम अडानी ने शुरुआत कहीं और से की और शायद ही ऐसा कोई सेक्टर होगा जिसमें उन्होंने एंट्री नहीं की। और जिस जिस सेक्टर में वो एंट्री करते गए, वहां प्रस्तापित उद्योग घराने जो थे, जो प्रस्तापित जो बिजनेस डॉन थे, उनका शेयर मार के वो चलते गए। अडानी जी कोई बहुत बड़े कैलकुलेटेड बिजनेसमैन नहीं थे कि जो अपने इंटेलिजेंस पे खेल गए। सरकार का हाथ था, आपको एमजीआर लेना था, एमजीआर देने को तैयार नहीं था, सरकार ने टाइट कर दिया, एमजीआर दे गया। आपको धारावी का प्रोजेक्ट लेना है, सरकार बदलवा दी, आपने रीटेंडरिंग करवा दी, टेंडर बदल दिया, प्रोजेक्ट ले लिया। आपको आपका ऑस्ट्रेलिया का कोयला बेचना है ऊंची कीमत पर, जैसा दिनेश जी आप ही ने अभी बताया हमको अब पिछले प्रोग्राम में कि झारखंड में जहां कोयला है वहां एक पावर प्रोजेक्ट लगता है। वो पावर प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बिजली बांग्लादेश को देगा, बांग्लादेश एग्रीमेंट करेगा
और बांग्लादेश उस बिजली घर में लगने वाला कोयले का पैसा देगा और वो कोयला इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट अडानी जी करेंगे और कीमत तय अडानी जी करेंगे। अडानी जी $400 पे कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश अपने घर के लिए $250 पे कर रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने दिया है उनको। ये प्रोजेक्ट कल आपको मिले, मुझे, हम चारों में से किसी को भी ये प्रोजेक्ट मिले तो हम अब्जोपति हो सकते हैं। इसमें क्या है? $150 यदि एक टन कोयले पे ही मिलना है जहां हजारों टन लगना है, तो मेरा इनकम क्या होगा? कौन मुझे पैसा नहीं देगा? कौन वेंचर कैपिटलिस्ट मेरे पीछे खड़ा नहीं होगा? अरे मुख्यमंत्री ने 4 बार आपको घर पे बुला लिया और आपके घर में शादी में आ गया वो, तो आपकी क्रेडिट टेस्ट बढ़ती है मार्केट में, आपको उधारी देने वाले बढ़ जाते हैं। बोले अरे सीएम इसके घर में आता है, इसका कौन सा काम रुकता भैया। यहां तो पीएम पहले उनके प्लेन में घूमते थे, बाद में पीएम के प्लेन में ये घूमने लगे जहां जहां पीएम डेलीगेशन लेके जाते थे। क्या एक बात और हिमांशु ने ही कही, हिमांशु भाई जी ने कही कि कुछ लोगों को लग रहा था ये बिगर देन बूट हो रहा है। क्या उनका विश्व में पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर में पहुंचना, एक अलग अडानी ब्रांड बन रहे थे, जो कहीं किसी एक अपने देश में जो सबसे बड़ा ब्रांड है उसको लगा कि ये इसको जरा काला टीका लगाना चाहिए, इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भारतीय उद्योग घरानों का हाथ नहीं होगा, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट वॉर। और यदि कॉर्पोरेट वॉर है तो जिसके पीछे मोदी खड़े हैं उस पर हाथ डालने की किसी की औकात नहीं, ये भी मैं बता देता हूं, जब तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, 2 चीजें हुई थी, एक बीबीसी की रिपोर्ट आई थी और एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। बीबीसी की रिपोर्ट के लिए तो पूरा देश टूट पड़ा, गोदी मीडिया से लेके, सरकार से लेके, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, संघ के आउटफिट, हिंदू मतलब श्री राम सेना, लक्ष्मण सेना, हनुमान सेना, सब टूट पड़े। इंग्लैंड में पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इसको कहा कि गलत है। लेकिन हिंडनबर्ग पे एक अंधभक्त नहीं बोल रहा है, किसी चैनल पे चर्चा नहीं हो रही है कि गलत है या सही है। पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, उसके बाद किसी चैनल पे आपने चर्चा देखी सोशल मीडिया छोड़ के? शाम को हिंडनबर्ग पे, आज मुझे एक चैनल से फोन आया कि 6 बजे का आपका इसी टाइम पे आपका 5 बजे का एक कार्य समय चाहिए। मैंने बोला नहीं, मैं कहीं और हूं। मैंने बोला विषय क्या था आपका? बोले मोदी जी की विश्व में बढ़ती हुई लोकप्रियता पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इस देश का डूबता हुआ इन्वेस्टर कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जब बाप जी नहीं बोल रहे तो जबरदस्ती अपने को अति उत्साही होने की क्या जरूरत है। कल यदि सरकार की तरफ से कोई ये बोल देता, या बीजेपी के अध्यक्ष ये बोल देते, या बीजेपी का कोई बड़ा ऑफिस बेरर ये बोल देता कि भारत के विकास के ऊपर ये हमला है, तो ये चैनल हिंडनबर्ग कितना फ्रॉड है ये बताने के लिए सुबह से शाम तक लगातार प्रोग्राम करते, उसकी क्रेडिबिलिटी पर स्टेक पे लगाते और अडानी जी को यूं मक्खन जैसा बाहर निकाल के लाते। लेकिन इस पूरे लड़ाई में मुझे अडानी जी अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरबीआई ने जब कहा कि बैंकों को कि आप जरा बताना कितना ये हुआ है, सेबी को शर्मा शर्मी में कुछ तो एक बहुत ही मामूली सा एक्शन लिया, लेकिन लेना तो पड़ रहा है। ये सब चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? नहीं तो ये कहे कि हमने गलत आदमी को लगातार डेलीगेशन में, उद्योगपतियों के डेलीगेशन में लेके चले गए। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कहीं तो सीरियसली ले रही होगी। इसलिए जो क्रेडिट कंपनी, जो स्विट्जरलैंड की क्रेडिट जो कंपनी है, क्रेडिट स्विस एजी जो है, उसने मना कर दिया कि नाउ यू हैव बिकम अ ब्लडी, ये तुम्हारे नोटबंदी के बाद के नोट हो गए तुम। सिटी कॉर्प, सिटी ग्रुप तो बहुत बड़ा बैंक है, सिटी बैंक का तो बहुत बड़ा सिटी कॉर्पोरेशन, सिटी ग्रुप कॉर्प तो बहुत बड़ा है, उनका फाइनेंशियल आर्म ने हाथ उठा दिया कि वी विल आल्सो नॉट ट्रेड। डी जॉन्स ने बोला यू विल बी आउट ऑफ माय इंडेक्स आफ्टर 7th of February। व्हाई?
क्योंकि उन्होंने भी यदि वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी होगी तो इतना गड़बड़ झाला कोई क्रेडिट कंपनी अपने गले पे नहीं डालेगी। आटे में नमक चल जाता है, नमक का आटा नहीं गूंथा जाता। तो हिमांशु भाई ने जो अभी बता रहे थे कि जो प्लेज शेयर है और उसका जो पैटर्न है वो हास्यास्पद है। अब 20,000 का शेयर इशू किस लिए वापस हुआ? क्योंकि 20,000 करोड़ के शेयर इशू में पैसे किसने लगाए? सारे पैसे लगवाए गए, अपने वालों के पैसे लगाए गए। और जब उन्होंने देखा कि शेयर का मैंने जो मार्क प्राइस रखा वो 3,112 और 3,700 के ऊपर है कैप, और यहाँ मार्केट में यदि 1,600-1,800 रुपए में धक्का खा रहा है तो अपना नुकसान कौन करवाएगा? इसलिए अपने ही पैसे वापस करवाए। ये भी थ्योरी एक चल रही मार्केट में। जिस भी बड़े प्लेयर को पूछो शेयर मार्केट के, वो कहता है कि बाप जी के नजर से उतर गए शायद, नहीं तो इतना बड़ा हमला नहीं होता। क्या अडानी जी ने प्रयास नहीं किया होगा हिंडनबर्ग को चुप करने का? ये पीआर एजेंसी का तो उन्होंने बताया, लेकिन हिंडनबर्ग के पास कुछ तो गया होगा। जो जॉनसन जो है, बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके छोटे भाई जो जॉनसन, ये एलआर का कंपनी के बोर्ड पे डायरेक्टर थे। ये कंपनी कौन सी थी? ये कंपनी अडानी की थी। इसी कंपनी ने इसी शेयर इशू में पैसा लगाया था। जब शेयर इशू वापस हो गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यदि इंटरनेशनल लेवल पे लोग इनसे छुटकारा पा रहे हैं तो ये मॉक ड्रिल नहीं हो सकती। इस ड्रिल के पीछे बहुत सारी राजनीति होगी। कारपोरेट वॉर भी है, पॉलिटिकल भी है। क्या अडानी जी लगातार इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान हैं? क्या राहुल गांधी को मिलने के लिए उन्होंने किसी ओवरसीज फ्रेंड ऑफ कांग्रेस के लोगों की मदद ली थी? क्या सैम पिट्रोडा आजकल राहुल गांधी से थोड़े दूर हट गए, इसका कारण अडानी थे? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। इसीलिए मैं हिमांशु जी की तो बात का मैं इस बात में समर्थन करता हूं कि ये खेल बड़ा है, लेकिन बिल्कुल मॉक ड्रिल, ये मॉक ड्रिल नहीं है। क्योंकि ये मॉक ड्रिल यदि हुई तो ये गले पड़ गया मामला। इसीलिए तो इसे इसीलिए अडानी गेट कहा जा रहा है, इसको अडानी गेट कहा जाता है। दूसरा वानखेड़े साहब, दूसरा कुछ सीक्वेंसेस अगर हम स्टडी करें ना तो वो बहुत ही मतलब सीक्वेंसेस बहुत अलार्मिंग है। चंदा कोचर की अरेस्ट का टाइम आप देखिए। बिल्कुल। चंदा कोचर किसकी बैंकर थी? आपको बहुत सारे मतलब सवाल आपके दिमाग में खड़े हो जाएंगे। चंदा कोचर की अरेस्ट के बाद जो घमासान शुरू हुआ है वो मतलब आप बिलीव ना कर सको कि ऐसा हो सकता है। चंदा कोचर अरेस्ट हुई है वीडियोकॉन में, लेकिन चंदा कोचर के बुके में वीडियोकॉन बहुत छोटा फूल है। एग्जैक्टली मेरा सबसे बड़ा चीज यहीं से, जो बुके के बाकी लोग हैं, हाँ, वो लोग भी एक हुए हैं। अच्छा, दूसरा उसमें आप एक और चीज भी देख लीजिए, अरविंद मायाराम, उसके ऊपर जिस तरीके से सीबीआई के रेड हुए, वो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है बहुत सारे मुद्दों को जी। तो ये मतलब मुझे ये सवाल बहुत चुभ रहा है कि इसमें सही में क्या है और इसका पिक्चर क्या हमको 2024 से मतलब एक इरप्ट होगा या 2024 के बाद इरप्ट होगा। और देखिए आपने जैसे एक चीज कही वानखेड़े जी, आपने एक चीज कही, बहुत अच्छी चीज कही कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें अडानी नहीं है। तो मैं आपको एक बता दूं, रावजी सुपर मार्केट करके यहाँ पे अहमदाबाद में सुपर मार्केट हुआ करते थे, उसकी पूरी चेन रावजी एनआरआई थे, उसके पास से अडानी ग्रुप ने खरीद ली थी, फिर उन्होंने बेच दी अंबानी इसको, राइट। आज अडानी के पास टेलीकॉम लाइसेंस है, वो टेलीकॉम में नहीं है, रिटेल में वापस आना चाहते हैं क्योंकि रिटेल का सबसे बड़ा सप्लाई चेन उनके पास खड़ा है। जिस तरीके से पूरा एक डेटा पाइप आया है हिंदुस्तान में, देखिए तो ये सब एक मिनट और एक हिमांशु जी एक हिंट और मैं देता हूं आपको जी। ये ग्रीन एनर्जी में उतर रहे हैं, बिल्कुल, दोनों सामने सामने, जिस दिन और उसके पहले रिलायंस ग्रीन एनर्जी पे बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस कर चुके थे अपने एजीएम में। ये भी इंटरेस्टिंग है, आप देखिए उसमें तो बहुत सारी और अंबानी कंपनी की ये भी खासियत है उसमें कि एसआर के रुइया रास्ते पे क्यों आए?
रुइया पेट्रोलियम में नहीं जाते तो इस देश पे वाकई राज करते। हाँ, बट वापस तो ऐसे उदाहरण हमारे पास है। इस उदाहरण के बेस पे हम ये कह सकते हैं, जो हमने मैंने जो मेरा जो स्टडी रखा सामने, ये वो है। लेकिन एक बात इसमें मानता हूं, सब कुछ होने के बाद कितना भी इस देश का उद्योगपति बड़ा हो और कितना भी बड़ा ग्रुप हो, कितने भी लोग पूरी प्लानिंग करें, जिनके पीछे मोदी जी खड़े हैं वहां किसी का माई का लाल हाथ नहीं डाल सकता। ये ऊपर से कुछ ग्रीन सिग्नल है और आने वाले समय में हम बार बार कहते कि मोदी डैमेज हो रहे हैं। यदि 2024 के पहले अडानी जेल जाते हैं तो मोदी जी पूरा सबसे क्रेडिट ले लेंगे कि देखो आप लोग कहते थे कि अडानी मेरा है, लेकिन भ्रष्टाचार सामने आया तो मैंने उसका भी बलि दिया। मैं तो भ्रष्टाचार के लिए अपने सगे को भी नहीं छोड़ सकता। इस देश में एक नया क्रांतिकारी कदम ला रहा हूं। उसका रिवर्स भी सोचिए। अमेज़न पे एक फिल्म आई है सिटीजन के, यूकोस ऑयल के बस को डाल दिया था पुतिन ने। उसका रिवर्स भी सोचिए। मैं मतलब मुझे सब क्वेश्चंस तंग कर रहे हैं। कैलकुलेटेड रिस्क है, आता कैलकुलेटेड रिस्क है सर ये। जी दीदी कहना बंगाल में ये कैलकुलेटेड रिस्क था, वो मिसफायर हो गया। बाकी जगह चल गया। दूसरा मैं जिगर भाई का फीड ले लेता हूं सर। एक लास्ट बात खत्म करके मैं करता हूं। एक मुद्दा जो आपने कहा कि अदानी ने जो एजीएम में अनाउंस किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। 70,000 करोड़ का ये फंड फ्रीज का न्यूज आया, जिसमें उसका वाइप आउट हुआ 4 दिन में 1.5 लाख करोड़। उसके बाद अदानी जी का बर्थडे था। रिलायंस के लेफ्टिनेंट गुजरात में जो है परिमल नथवानी, उन्होंने अदानी को उस दिन अपना बर्थडे विश किया ट्विटर पे, और उसी दोपहर को 2 बजे ये 70,000 करोड़ का 4 मेगा फैक्ट्री का अनाउंस एजीएम में हुआ है। तो बहुत सारे मैसेजिंग कहीं ना कहीं, और उसके बाद ये विश्व प्रधान कॉर्पोरेट कमर्शियल कॉर्पोरेट उठा लिया गया। तो बहुत सारा गेम चल रहा है, कॉर्पोरेट वॉर बहुत चल रहा है। जी, तो जिगर भाई आपने